हेलो दोस्तों, आप सभी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। आज हम उन्हीं के जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे तथा बाद में उन्होंने अपना निजी कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी बने रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। प्रभावती कोलकाता के कुलीन परिवार से थी। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां व 8 बेटे शामिल थे। सुभाष जी उनके 9वें संतान तथा 5वें पुत्र थे। अपने भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती के दूसरे पुत्र थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। 1909 में उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे बीए दर्शन शास्त्र ऑनर्स में थे, तब कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों की कुछ झड़प सी हो गई, जिसमें छात्रों का नेतृत्व सुभाष जी ने किया। इस कारण से उन्हें कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया व उस वर्ष की परीक्षा से वंचित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, परंतु आंखों की खराबी से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर उन्होंने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका स्थान दूसरा था। सुभाष जी 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए तथा किसी तरह उन्हें किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई-पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिला। इसके बाद वे 1920 में चौथे स्थान के साथ पास हुए। इस मानसिक एवं नैतिक विज्ञान ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री पाने के बाद जून 1921 में वे स्वदेश लौटे। सुभाष जी ने इंग्लैंड से दास बाबू को खत लिखा और उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर के सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी जी से पहली बार मुलाकात की। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष जी कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी असहयोग अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे। बंगाल का नेतृत्व दास बाबू कर रहे थे, जिसमें सुभाष जी भी शामिल हुए। इस तरह यह उनका पहला आंदोलन था, जिसमें वे अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए। राजस्व पार्टी से लड़कर कुछ समय में दास बाबू वहां के महापौर बन गए। इसके बाद उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया। इसके बाद सुभाष जी ने कोलकाता का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। वहाँ के वे गली व चौराहों के जितने भी अंग्रेजी नाम थे, सब को बदलकर भारतीय शहीदों जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था, उनके नाम पर रख दिया। और इसके बाद भारतीय परिवार को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। इस तरह सुभाष जी देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। इसके बाद सुभाष जी ने अनेक आंदोलन में देश में अग्रणी रहकर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, जिसमें साइमन कमीशन के भारत आने पर
उसको काले झंडे दिखाना, खाकी गणवेश धारण, पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सुभाष जी ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराया और सुभाष जी ने एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर जेल में बंद कर दिया। अपने जीवन काल में कुल 11 बार कारावास हुआ, जिस दौरान उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब वो ऑस्ट्रिया में थे तब वहीं उन्होंने हिंदू पद्धति से विवाह किया। उनका एमिली सेंकले के साथ प्रेम विवाह हुआ। यह विवाह 1942 में किया गया। इससे पहले उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद में चुना जाना और बाद में पद से इस्तीफा देना, और इसके बाद भी उनका राष्ट्र के हित में बहुत से आंदोलनों का नेतृत्व व मार्गदर्शन करना और साथ में विदेश के महान हस्तियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की कठिनाइयों का फायदा उठाना, अनेक राजनीतियों, उद्बोधन, पूर्वी एशिया में अभियान, इस तरह अनेक राष्ट्र व देश के हित में कार्य किए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया राह ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त सन 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मयूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो द्वारा उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया कि विमान दुर्घटना के दौरान हादसे के बाद उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां रात्रि के 9 बजे उनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 1956 व 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त कर जांच कराई, जिसमें दोनों ही बार नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना से ही मारे गए थे। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई दुर्घटना ही नहीं हुई। 2005 में मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी। उसमें बताया गया कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने के कोई सबूत नहीं है, परंतु भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। फौजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में भी नेताजी को देखे जाने के बारे में कई दावे किए गए, परंतु यह केवल संदिग्ध मामला बनकर रह गया। बाद में इसकी फाइल को बंद कर दिया गया। इस तरह यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी संक्षिप्त रूप में आप तक प्रस्तुत की गई। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सुभाष जी के जीवनी से हमारे देशवासी प्रेरित हो और सभी देश की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करें। और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ तथा तीज और बड़े बड़े त्यौहार के बारे में आपको विशिष्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन को ऑन करने से हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जिससे आपको अनेक तीज त्योहारों के बारे में सबसे पहले उनके पीछे की पौराणिक कथाओं के बारे में जानने को प्राप्त होगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।